हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 भारतीय समाज, जिसका सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में मोस्टली वो चीज़ें दी गई हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वही चीज़ें हमको यहाँ पर रिपीट कराई गई हैं, लर्न कराई गई हैं, या फिर कहें तो उनका सामान्य परिचय दिया गया है। और साथ साथ इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पूरी बुक के चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं मैं आपको बता दूंगी वो। और ये चैप्टर हमारे एग्जाम में केवल 4 मार्क्स का आएगा, तो आई डोंट थिंक इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, इसमें से लघु निकल सकता है या फिर अति लघु निकल सकता है, पर जहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो फिर भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसके नोट कर लिए हैं, जिसके अंदर हम इसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके समझ लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं के द्वारा दिया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर हमसे केवल विशेषताएं पूछी गई हैं, हमसे ये नहीं पूछा कि मौलिक विशेषताएं क्या हैं, हमसे ये स्पेशली नहीं पूछा कि सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं। तो हम इसमें किसी भी तरह की भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो लिख सकते हैं। तो जो प्रमुख विशेषताएं हैं मैं आपको वो यहाँ पर बताऊँगी। तो इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में ही इस वीडियो के बाद अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय समाज का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। तो भारतीय समाज क्या है? अब देखो, भारतीय समाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाज क्या होता है। तो व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें आपस में संबंध पाया जाता है, उसे ही हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि भारतीय समाज क्या होता है। तो देखो, भारतीय समाज की परिभाषा स्मिथ ने किसकी डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम यहाँ पर नोट करेंगे भारतीय समाज की। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या परिभाषा है जो स्मिथ ने दी है? किसने दी है परिभाषा? स्मिथ ने। तो उन्होंने लिखा है कि भारत में वंश, वर्ण, भाषा और वेशभूषा में। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों में, तथा यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे रिवाजों में क्या पाया जाता है? इन संबंधी विशिष्टताओं में क्या पाई जाती है? अखंड सार्वभौमिक एकता क्या पाई जाती है? भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों में विभिन्नताओं में। तो देखो, इस डेफिनेशन को भी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, विभिन्नताओं में अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप लोग जो मैंने नोट्स बनवाए हैं, आप लोग उनको नोट करके पहले से एक कॉपी में लेकर बैठना। ठीक है, जब आप ये वीडियो देखो तो आप अपने नोट्स को साथ में लेकर बैठना, ऑलरेडी उनको पहले ही नोट कर लेना, उसके बाद ही वीडियो देखना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी नोट्स के साथ सारा चैप्टर समझने में, क्योंकि नोट्स में हर छोटी से छोटी चीज़ दी गई है, सिवाय एक क्वेश्चन के जिसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। तो यहाँ इन्होंने स्मिथ ने डेफिनेशन में क्या कहा है कि भारत में वंश है, हमारे भारत में अलग अलग वंश हैं, अलग अलग वर्ण हैं, भाषाएं हैं, वेशभूषा है तथा अलग अलग रीति रिवाज हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरह के रीति रिवाज है, बहुत डिफरेंट तरह की भाषाएं हैं, वंश वर्ण हैं हमारे देश में, और ये सारी क्या हैं, ये विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो इन्हीं विभिन्नताओं में अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है, मतलब ऐसी एकता पाई जाती है जो अखंड है। ठीक है, सार्वभौमिक एकता है। अब हम देखते हैं कि देखो, जब हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है, पर प्यार लोगों का जो हमारे देश में एकता है, सबके लिए प्रेम की भावना है हमारे देश में, वो एक समान पाई जाती है। वहाँ पर भी अतिथियों का सम्मान किया जाता है जैसे कि हमारे यहाँ किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस हमारे यहाँ पर देखा जाता है, अलग स्टेट्स में, अलग लोगों में, अलग भाषा है, सब चीज़ अलग अलग है, पर फिर भी वो सब जुड़ी हुई है किस पहचान से? भारतीय की पहचान से। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों में विभिन्नताओं में अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। क्लियर है? आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इस समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं के द्वारा दिया जा सकता है। तो भारत की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं अब हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली तो है अनेकता में एकता।
तो ये विशेषता इसकी डेफिनेशन में पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाती है, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, उसमें हमारी पहली विशेषता अच्छी तरह से डिफाइन हो जाती है कि भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों में विभिन्नताओं में अखंड सार्वभौमिक एकता देखी जा सकती है। सब में डिफरेंस है, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, फिर भी वो डिफरेंस हम लोगों को जोड़कर रखता है। हमारे भारत में जो हमारे भारत की जो विविधताएं हैं वो हमें आपस में जोड़कर रखती हैं, ठीक है। तो अनेकता में एकता पहला हमारा विशेषता हो गई। सेकंड हो गई हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली। हमारे भारतीय समाज में ही ये ज़्यादा देखी जाती है, संयुक्त परिवार, ठीक है। संयुक्त परिवार आपको पता है क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज। तो ये जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है ये हमारे भारतीय समाज में ही ज़्यादातर देखा जाता है, बाकी समाजों में इसका अभाव होता है। तो हमारे भारत में आप देख सकते हो गांव होते हैं, ठीक है, गांव में पूरा पूरा खानदान एक साथ एक मोहल्ले में रहता है, एक फैमिली रहती है पूरी पूरी, एक घर में भी कई बार ये देखा जाता है। मतलब पहले से तो यही सिस्टम चलता आ रहा है कि एक ही घर में चाचा भी देखे जाते हैं, मतलब हम हैं, हमारे कजन्स हैं, हमारे चाचा चाची है, दादा दादी हैं, मतलब पूरा का पूरा फैमिली एक साथ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली देखी जाती है। पर जब से पाश्चात्य समाज, यहाँ पर पाश्चात्य समाज के गुण अपनाए जा रहे हैं, संयुक्त परिवारों का लोप हो रहा है। ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो विशेषता है वो यही है कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है और प्रायः बाकी समाजों में इसका अभाव होता है। तो थर्ड विशेषता इसकी क्या आती है हमारे भारतीय समाज की? तीसरी विशेषता आती है वर्णाश्रम और ऋण व्यवस्था। वर्णाश्रम और ऋण व्यवस्था। तो देखो, अब हमारे भारतीय समाज में देखी जाती है वर्ण आश्रम और ऋण व्यवस्था। जब हम भारतीय समाज के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि 4 प्रमुख वर्ण होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये 4 वर्ण होते हैं और आश्रम व्यवस्था होती है जिसमें 4 आश्रम होते हैं, ठीक है, और 4 ही वर्ण पाए जाते हैं। और होती है ऋण व्यवस्था। अब ये ऋण व्यवस्था क्या है? देखो, वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, वर्णों के बारे में जानते हैं, आश्रम के बारे में जानते हैं, पर ऋण व्यवस्था आखिर क्या है? ऋण व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। तो देखो, हमारे भारतीय समाज में आपने देखा होगा कि हम लोग यज्ञ करते हैं, आपने सुना होगा कि यज्ञ होते हैं और ऋण व्यवस्था होती है। पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है और एक ऋण होता है ऋषि ऋण। इन ऋणों को किस प्रकार से उतारा जाता है? हर देखो, हमारी लाइफ में हम पर कई लोगों का कर्ज होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर कर्ज होता है, ठीक है, और भी ऋण देखे गए हैं। तो कितने प्रकार के ऋण होते हैं यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण। अब हमारे टीचर्स का भी हमारे ऊपर ऋण होता है जिसके बारे में बताया गया है प्राचीन भारतीय सभ्यता में। देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, और कौन सा ऋण होता है? पितृ ऋण, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऋण बताए गए हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतार देना चाहिए। तो ये एक विशेषता हो गई वर्णाश्रम और ऋण व्यवस्था। तो ठीक है, ये आप नोट कर लेना कितने तरह के होते हैं ऋण। इसको मैं रफ कर देती हूँ बिकॉज मुझे आगे भी और लिखना है यहाँ पर। तो अगली विशेषता होती है पुरुषार्थ। तो 4th हमारा आता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना होगा ही क्या, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में अलग से आ सकता है या फिर अति लघु में ये आ सकता है। तो पुरुषार्थ को भारतीय समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। हिंदू शास्त्रों में, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उससे उसी समय संभव है जब वह संतुलित ढंग से अपने अधिकारों का उपयोग करे और कर्तव्यों का पालन करे। तो इन शास्त्रों में अधिकारों को पुरुषार्थ और कर्तव्यों को ऋण के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो व्यक्ति के अधिकार हैं या जो व्यक्ति के कर्म हैं उनका व्यक्ति अगर सही से पालन करे तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अगर अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करे, पुरुषार्थ का विकास करे, तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकता है अच्छे तरीके से। तो ये कौन कौन से पुरुषार्थ यहाँ पर बताए गए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भारतीय समाज में जिनका पालन करने से व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो आगे एक विशेषता है यहाँ पर संस्कार। 5वीं विशेषता है संस्कार, जिसके बारे में हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कार के बारे में हम लोग सेकंड क्वेश्चन में डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम केवल अभी नोट कर देते हैं, संस्कार क्या है। तो हमें जो बचपन से शिक्षाएं दी गई हैं या जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं उन्हें हम संस्कार कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डीपली अभी सेकेंड क्वेश्चन में जानेंगे। 6ठा आता है विवाह प्रणाली। 6th हमारी क्या विशेषता है? विवाह प्रणाली। हमारे यहाँ पर जो विवाह की प्रणाली है वो बहुत विभिन्न है, ठीक है, बहुत अलग है। तो विवाह प्रणाली इसकी एक अलग विशेषता आ जाती है। कैसे?
हमारे भारतीय समाज में, प्राचीन समाज की अगर बात करें तो विवाह प्रणाली कैसी थी, अलग अलग तरह के विवाह के विभिन्न स्वरूप होते थे। जैसे कि एक विवाह होता था, बहुविवाह होते थे, ठीक है। बहुविवाह में भी बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह अलग होते थे, ठीक है। तो विवाह प्रणाली के विभिन्न रूप यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक विवाह, बहुविवाह, ये हमारे भारतीय समाज में देखे गए हैं, ठीक है। बहुविवाह में भी बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह अलग से देखे गए हैं। तो विवाह के विभिन्न स्वरूप यहाँ पर एक विशेषता देखी जा सकती है। सातवीं विशेषता यहाँ पर आती है कि भारत में किसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता है, पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता है। मतलब पितृसत्तात्मक से क्या आशय है, पितृसत्तात्मक का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको अगर ये डिफाइन करूँ कीवर्ड्स में तो परिभाषा आपने नोट कर ली होगी या फिर नोट्स में मैंने दे रखी है, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं आपको ये की पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं अति लघु में। तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक को पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ क्या है। पितृसत्तात्मक, जहाँ पर परिवार का प्रधान पुरुष होता है, ठीक है, जो कि बाकी सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। तो ये भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको कैसे समझ सकते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं जहाँ पर परिवार के पुरुष के हाथों में सत्ता होती है, परिवार की सत्ता होती है, ठीक है। वो परिवार के सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी होते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च निर्णय की शक्ति इन्हीं के पास होती है यहाँ पर। और ये जो परिवार का पुरुष होता है, या तो वो दूसरी तीसरी पीढ़ी का होता है, मतलब जो हमसे ऊपर की पीढ़ियाँ हैं, हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, या तो वो होते हैं, या फिर हमारे पिता हो सकते हैं, या फिर हम हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च सत्ता यहाँ पर पुरुषों की होती है, जिसमें सर्वोच्च निर्णय की शक्ति भी इनके पास होती है। और जो वंश होता है वो भी पिता के नाम का होता है, ठीक है। सर्वोच्च निर्णय की शक्ति पुरुष, परिवार के पुरुष के पास होती है, की शक्ति भी इन्हीं के पास होती है, इन्हीं के पास होती है। और वंश भी पिता का ही चलता है। वंश से मतलब यहाँ पर सरनेम से है कि सरनेम भी पिता का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, और वंश भी पिता का ही चलता है। तो ये होता है पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। और इसी के सेम अपोजिट बिल्कुल क्या होता है, मातृसत्तात्मक परिवार। अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक में क्या है, परिवार के पुरुष की सत्ता होती है, जो प्रधान पुरुष होता है उसकी सत्ता होती है, और क्या सर्वोच्च निर्णय की शक्ति इन्हीं के पास होती है, और वंश भी जो होता है वो पिता के नाम का चलता है। अब इसके अपोजिट होता है मातृसत्तात्मक, उसमें क्या होता है, माता की सत्ता चलती है, जो प्रधान महिला होती है परिवार में उसकी सत्ता होती है, जैसे आपकी दादी या फिर परदादी या फिर आपकी माता, जो भी परिवार में प्रधान महिला होती है उसकी यहाँ पर सत्ता होती है, वंश भी उसी के नाम का चलता है, ठीक है, और सर्वोच्च निर्णय की शक्ति भी परिवार की महिला के पास ही होती है। तो ये होता है हमारे मातृसत्तात्मक परिवार। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है, पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। तो जहाँ पर पितृसत्तात्मक होती है, पितृसत्ता होती है मतलब पिता की सत्ता होती है, वो परिवार यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या उन्हें ही ज़्यादा महत्व हमारे समाज में दिया जाता है, सत्तात्मक परिवार। अब और एक विशेषता हम यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी विशेषता देख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि और ग्राम्य समाज की प्रधानता होती है हमारे भारतीय समाज में। कृषि और ग्राम्य समाज की प्रधानता मतलब किसानों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो शुरू से ग्रामीण समाज ही रहा है, इसलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर होती है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण समाज की प्रधानता देखी गई है भारतीय समाज में, ठीक है, कृषि और ग्रामीण समाज की प्रधानता। तो ये हमने देख ली भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन में हमने अपने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए इसकी परिभाषा के साथ। तो आगे हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदू समाज के संदर्भ में संस्कार से क्या आशय है और प्रमुख हिंदू संस्कारों का सामान्य परिचय दीजिए। इस टॉपिक के आने की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए मैं आपको संस्कारों के नाम लिखवा देती हूँ और उनके काम बता देती हूँ, और संस्कारों के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, संस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे
और जो प्रमुख संस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो 16 प्रमुख संस्कार बताए गए हैं वैसे तो हिंदू समाज के, और 40 प्रकार के संस्कार गौतम धर्म सूत्र में बताए गए हैं। पर जो 16 मुख्य संस्कार हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं संस्कार के बारे में। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की धार्मिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है। संस्कार का क्या मतलब है? वो अनुष्ठान या वो रीति रिवाज या वो प्रक्रियाएं जो कि व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक और दैहिक परिष्कार के लिए, मतलब शुद्धि के लिए और आत्मिक शुद्धि की धार्मिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, ठीक है। वो क्रियाएं हैं जो कि व्यक्ति के विकास के लिए, दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख संस्कार कौन कौन से बताए गए हैं? गौतम धर्म सूत्र के अनुसार 40 यहाँ पे प्रमुख संस्कार बताए गए हैं, पर जो मेन प्रमुख संस्कार बिल्कुल मेन है 16 संस्कार, उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो कि आपकी बुक में से मतलब 1-2 मार्कर में ये आ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे अति लघु में कि संस्कार क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि ये कोई से भी संस्कार का नाम लेकर आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी परिभाषा बताओ या फिर ये क्या है, ठीक है। जैसे कि समावर्तन से क्या आशय है, अंत्येष्टि से क्या आशय है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो सबसे पहला आता है गर्भाधान। गर्भाधान क्या है? ये जन्म से पूर्व का संस्कार है, ठीक है। व्यक्ति के जन्म से पूर्व का संस्कार है। यह संतान प्राप्ति, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यक्ति के जन्म से पूर्व का संस्कार है गर्भाधान, ठीक है। फिर आता है पुंसवन। ये गर्भाधान की पुष्टि करने के लिए किया जाने वाला संस्कार है, ठीक है। फिर आता है सीमांतयन। अब देखो, अब यहाँ पर क्या किया गया है कि बच्चे को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है सीमांतोन्नयन। मतलब इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसके बालों को, उसके केशों को ऊपर उठाकर बांधने का संस्कार किया जाता है। फिर आता है जात कर्म। इसमें क्या है? बच्चे के जन्म के बाद का ये संस्कार होता है। इसमें कहा गया है कि ये क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय से शहद चटाकर उसकी दीर्घायु के लिए कामना की जाती है, ठीक है। और क्या है, ये हर जगह पर अलग अलग प्रकार से ये संस्कार का निर्वहन किया जाता है, अलग अलग तरह से हर जगह पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर आता है नामकरण। ये बच्चे के नाम रखने से लेकर संबंधित संस्कार है, ठीक है। अब आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब बच्चे को पहली बार घर से बाहर भेजने का संस्कार है ये, ठीक है। फिर आता है अन्नप्राशन। बच्चे को पहली बार दूध, घी, उसके साथ अन्न खिलाने का, ये अन्न में स्पेशली चावल या फिर खीर, ये खिलाने का इसमें रिवाज होता है। अन्नप्राशन संस्कार इसको बोलते हैं। फिर आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या है? ये बच्चे के बाल मुंडने से संबंधित संस्कार है, इसे हमारे यहाँ पर मुंडन भी कहा जाता है। फिर आता है कर्ण छेदन। ये बच्चे का कान छेदने से संबंधित संस्कार है, और ये कब हो जाना चाहिए? ये संस्कार बच्चे के जन्म के 3 या 5वें वर्ष में हो जाना चाहिए। फिर आता है उपनयन संस्कार। ये बच्चे को स्पेशली जो द्विज वर्ण का व्यक्ति होता है, द्विज वर्ण का मतलब कि बड़ा वर्ण जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वर्ण है हमारे यहाँ पर, वही द्विज वर्ण कहलाता है। तो द्विज वर्ण के व्यक्ति का दूसरा जन्म से माना जाता है उपनयन संस्कार को। उसे यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कह सकते हैं, वो धारण कराने से संबंधित ये संस्कार होता है, ठीक है। फिर विद्यारंभ। विद्यारंभ बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट कराने से रिलेटेड संस्कार है, ठीक है। बच्चे को यहाँ पर हाथ पकड़कर सर्वप्रथम उससे पट्टी पर ओम लिखा जाता है, ठीक है। फिर है वेदारंभ। बच्चे को वेद पाठी बनाने के लिए, उसका वेद पाठ आरंभ कराने के लिए ये संस्कार किया जाता है। और इसमें क्या है, उसको ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञान अर्जन करता है बच्चा, और गुरुकुल में प्रवेश का पात्र बन जाता है। फिर आता है केशांत। केशांत मतलब उसके केशों को काट देना, केशों का अंत कर देना। तो ब्रह्मचारी जब कोई बालक होता है तो उसका पठन पाठन कहाँ होता है? गुरुकुल में होता है, और वहाँ पर उसका ध्यान ना भटके, उसका ध्यान जो है वो विद्या पर ही केंद्रित रहे, इसलिए उसके बालों को काट दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है समावर्तन। समावर्तन कैसा संस्कार है? वेद पाठी बनने के बाद और वेदों का ज्ञान में पारंगत होने के बाद जब बालक अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर जाता है तो वो संस्कार समावर्तन कहलाता है। फिर विवाह संस्कार है, ठीक है। विवाह होती है, बालक का विवाह होता है। यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंत्येष्टि। व्यक्ति की मृत्यु के समय जो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ये अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है, ठीक है। तो ये मृत व्यक्ति को विधि विधान के साथ अग्नि में दाह कर देने से संबंधित संस्कार होता है, ठीक है। तो ये 16 प्रमुख संस्कार थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, और संस्कार की परिभाषा हमने यहाँ पर दी, और हिंदू संस्कारों का सामान्य परिचय हमने लिया। तो जो प्रमुख हिंदू संस्कार थे उनका सामान्य परिचय यहाँ पर हमने लिया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तो अब हमारा टॉपिक आता है उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, और इसके संदर्भ में नव साम्राज्यवाद को स्पष्ट कीजिए तथा उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो उपनिवेशवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, नव साम्राज्यवाद क्या है,
इन सब टॉपिक्स को हम इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो देखो उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर, अब वो अन्य देश गरीब भी हो सकता है, ठीक है, किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना, ठीक है। तो किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा, अभी मैंने नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना। अब ये विकास जो हुआ इस धारणा का, ये कहाँ से हुआ? उपनिवेशवाद की जो धारणा है, जो भावना है, वो कहाँ से आई? ठीक है, प्रभुत्व स्थापित कर लेना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इस धारणा का विकास हुआ था 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। अब 16वीं शताब्दी कौन सी है, 18वीं शताब्दी कौन सी है, इसको भी क्लियर करेंगे। तो भाई देखो, अब जो हम रह रहे हैं वो कौन सी है, 21st सेंचुरी है, ठीक है। 21st में रह रहे हैं, 22nd में कौन सी सेंचुरी? अब देखो डोरेमोन देखा है ना सबने, वो 22nd सेंचुरी का रोबोट था, और वो रहता कौन सी उसमें था, 21st सेंचुरी में। किसके साथ? नोबिता के साथ। तो देखो सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है, और हम जिस शताब्दी में रह रहे हैं वो 21st है, ठीक है, 21st सेंचुरी है। मतलब जो 100 ईयर्स का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं शताब्दी। और यहाँ पर बात हो रही है 16वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी कौन सी हो गई? 16वीं शताब्दी हो गई 1700 वाला टाइम, ठीक है, 1700 से 1800 वाला टाइम। और इसी में अगर हम बात करें कि 18वीं शताब्दी, अब ये 18वीं शताब्दी कौन सी हो गई? तो सीधी सी बात है, 16वीं शताब्दी 1700 से 1800 वाला टाइम, और 17वीं शताब्दी 1800 से 1900 वाला टाइम, और 18वीं शताब्दी हो गई 1900 से 2000 वाला टाइम, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया? 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 1700 से 2000 वाला टाइम जो है वो, उसके बीच में क्या हुआ? उपनिवेशवाद का उदय हुआ, ठीक है। 1700 से 2000 वाला टाइम, इसके मध्य क्या हुआ? शताब्दी के मध्य में उदय हुआ उपनिवेशवाद का। तो ये कहाँ से हुआ? जब भौगोलिक खोजें चल रही थी, अलग अलग राष्ट्र खोजे जा रहे थे, उस समय पे इसका विकास हुआ, इसका जन्म हुआ, जब साम्राज्यवादी देश जो कि यूरोपीय देश थे, उन्होंने अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व करना शुरू कर दिया था। उनमें से एक देश हमारा भारत भी था, ठीक है। तो यही भावना क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद कहलाती है। तो औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब उपनिवेशवाद होता है, उपनिवेश होता क्या है? किसी और देश में इन्वेस्ट करना, उसके संसाधन लेना, ठीक है। किस लिए इन्वेस्ट करना? ताकि उसके संसाधनों का प्रयोग किया जा सके। तो ब्रिटिश कर क्या रहे थे? भारत में रह रहे थे और भारत के संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे अपने राष्ट्र को सुखद बनाने के लिए। तो इसी को कहा गया उपनिवेश। और यही उपनिवेशवाद का चलन जो था वो कब से हुआ था? 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी साम्राज्यवादी देश का किसी अन्य देश पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना। तो इसी से जन्म हुआ नव साम्राज्यवाद की भावना का। अब ये नव साम्राज्यवाद ये कौन सी धारणा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या भला है? तो देखो नव साम्राज्यवाद क्या था? 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ। कब? 18वीं शताब्दी के अंत तक। मतलब 18वीं शताब्दी का अंत क्या था? 18वीं शताब्दी का अंत कौन से ईयर्स में आ रहा था? 50 के बाद वाला टाइम मान लो। उसमें क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत तक ये हुआ। तो हम रह रहे, देखो हम मान लेंगे से 1800 से बाद वाला टाइम, ठीक है, मतलब 1900 से स्टार्टिंग वाला टाइम। तो उसमें क्या हुआ था? नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ, जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति क्या थी? जगह जगह उद्योग स्थापित हो रहे थे, ठीक है, उद्योगों के जरिए क्रांति लाई जा रही थी। तो नव साम्राज्यवाद का चरण तब आरंभ हुआ था। इसमें क्या था? जो औद्योगिकृत पूंजीवादी देश थे उन्होंने क्या किया? विश्व के लगभग संपूर्ण भाग पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये नव साम्राज्यवाद हम इसी को समझ सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश देश थे, ठीक है, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया? नव साम्राज्यवाद किया, हमारे ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ था। मतलब क्या किया था? विश्व के लगभग संपूर्ण भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व उन्होंने स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गई नव साम्राज्यवाद की धारणा। अब इसी के अंदर क्या है? उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो देखो
इसको हम समझेंगे हमारे भारत के एग्जाम्पल से। उपनिवेशवाद कैसे हुआ था? जब भारत पर ब्रिटिशों का राज चल रहा था उस समय पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है पहले तो अब देखो, इस धारणा को समझना है तो इसका मतलब जानना पहले ज़रूरी है। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वो भावना है, वो निष्ठा की भावना है जो एक राष्ट्र के व्यक्तियों को, नागरिकों को दूसरे राष्ट्र के नागरिकों से अलग करती है। कोई नागरिक अपने देश से ज़्यादा प्रेम करता है, कोई कम प्रेम करता है, तो अपने राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा की भावना, वफादारी की भावना, प्रेम की भावना है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं और वो ही भावना हमें बाकी नागरिकों से अलग करती है। तो राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ उपनिवेशवाद काल में? तो ये इस प्रकार से हुआ था कि जब क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर राज चल रहा था, उस समय पर जो देश के प्रबुद्ध व्यक्ति थे उनका क्या था, देश को आज़ाद कराना चाहते थे वो अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो वो आज़ाद कराना चाहते थे, उसमें उन्होंने क्या किए, आंदोलन किए। आंदोलनों का गठन कैसे हुआ? राष्ट्रवाद की भावना के चलते। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना सभी व्यक्तियों में जगाई, जिसके चलते आंदोलनों का गठन हुआ और यही समय था जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उपनिवेशवाद काल के विरोध में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से है जो एक राष्ट्र के नागरिकों को दूसरे राष्ट्र के नागरिकों से अलग करती है। तो मैं चेक कर लेती हूँ इसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा तो नहीं है। आई डोंट थिंक इसका कोई टॉपिक छूटा है। तो देखो यहाँ पर वही बात बुक में भी बताई गई है जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर एक तीनों टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। आगे देखते हैं भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो पाश्चात्य संस्कृति, अब ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति मतलब पश्चिमी देशों की संस्कृति जो कि हमारे यहाँ पर फॉलो की गई है। उससे पहले या फिर उसके बाद देखो नोट्स में कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पहले इन टर्म्स को समझ लेना, राइट। नोट्स अभी जब मैं आपको दूंगी तो आप इन टर्म्स को याद कर लेना, समझने वाले हैं। सिंपल वर्ग के बारे में यहाँ पर बताया गया, जैसे कि हमारी पुरानी उसमें हमको बताया गया था बुक में। वर्ग क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह जो एक ही प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्तर से संबद्ध होते हैं, वर्ग कहलाता है। जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। नेक्स्ट आता है समुदाय। समुदाय क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह जो समान धर्म, जाति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वर्ग कौन से होते हैं? जैसे मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इनकी समान सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, ठीक है। इसमें वर्ग को अगर मैं क्लियर करूं तो देखो, आई थिंक एक बार क्लियर कर देना चाहिए टॉपिक, ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। वर्ग क्या होता है? इसमें सभी सामाजिक आर्थिक स्थिति सबकी एक सी होती है, ठीक है। अब जैसे निम्न वर्ग है, क्लियर करेंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति सबकी एक सी होती है। निम्न वर्ग में सभी की आर्थिक स्थिति कैसी होती है? बेकार होती है। तो यहाँ पर गरीबी देखी जाती है। निम्न वर्ग में सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक सी होती है, सबका समाज में निम्न स्थान होता है। फिर आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में सबकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है? ना ज़्यादा गरीब होते हैं ना ज़्यादा अमीर होते हैं, मतलब मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक सी होती है सबकी, कुछ संसाधन होते हैं इनके पास, कुछ नहीं होते। उच्च वर्ग कौन सी स्थिति है? उच्च वर्ग कौन सा होता है? जो कि जिसमें पूंजीपति आ जाते हैं, ठीक है, उच्च वर्ग वो होता है। तो वर्ग में क्या होता है? सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक सी होती है, उसी के आधार पर उनका वर्ग निर्धारित हो जाता है। और समुदाय क्या होते हैं? समुदाय में सबकी जाति सेम होती है। समुदाय का गठन किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर। और एक आधार इसका यहाँ पर दिया गया है, जस्ट अ मिनट, एक आधार इसका यहाँ पे दिया गया है, जाति, कार्य और धर्म। तो इसके आधार पर समुदाय का गठन होता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? कार्य से रिलेटेड अगर हम लोग लें तो कार्य से कौन सा समुदाय बन सकता है? शिक्षक समुदाय, इसमें सभी शिक्षक होते हैं। जातीय समुदाय हो सकता है, कोई भी जाति का समुदाय हो सकता है। जातीय समुदाय, इसमें सभी व्यक्ति एक ही जाति के होंगे, ठीक है। फिर है धार्मिक समुदाय, धर्म से रिलेटेड कोई सा भी धर्म का समुदाय अलग हो सकता है। तो समुदाय में क्या होता है? सभी व्यक्ति एक ही जाति या फिर समान जाति, समान कार्य और समान धर्म से संबद्ध होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा समुदाय। अब इसके बाद एक टर्म आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण विश्व के किसी एक हिस्से में होने वाले क्रियाकलाप का या निर्णय का विश्व के किसी दूरस्थ भाग पर पड़ने वाला प्रभाव, ये होता है भूमंडलीकरण।
भूमंडलीकरण क्या होता है? विश्व के किसी एक हिस्से का किसी दूसरे हिस्से में होने वाले क्रियाकलापों पर फर्क पड़ना। अब जैसे हम इसको मान सकते हैं, इससे क्या होता है? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है। अब जैसे देखो, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप ही क्या हो रहा है? आज हमारे पास जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे अब मान लो हमारे यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन है, वो हमारे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की वजह से। तो उनके यहाँ पर जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है वो हमारे यहाँ पर आ रही है, हमारे यहाँ से जो चीज़ बनती है वो उनके यहाँ पर जा रही है, मतलब सभी देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई है। इसे ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है? स्वतंत्र रूप से एक दूसरी जगह पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बाद आती है एकीकरण। एकीकरण क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बन जाती हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, एकीकरण हो जाता है, ठीक है, एक साथ हो जाते हैं सब। फिर आता है आत्मवाचक। इस टर्म को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ये अति लघु में आ सकते हैं, ठीक है। आत्मवाचक क्या है? समाजशास्त्र द्वारा ये ज्ञान होता है कि दूसरों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है और हमारा हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो खुद का आत्मनिरीक्षण करना, इसे ही आत्मवाचक कहा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा खुद के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस प्रक्रिया को आत्मवाचक कहते हैं। जितना आत्मनिरीक्षण आलोचनात्मक होगा, व्यक्ति का विकास उतनी ही अच्छी तरह होगा। मतलब स्वयं के प्रति दृष्टिकोण माना, खुद के बारे में समझना कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, और अपनी कमियों को ढूंढना, ठीक है। जितना आत्मनिरीक्षण मतलब खुद को पहचानना, खुद के बारे में जानना, जितना ही ज़्यादा आलोचनात्मक होगा, हम अपनी जितनी ज़्यादा कमियों को पहचानेंगे, उतना ही हमारे व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से होगा। इसी प्रक्रिया को आत्मवाचक कहा जाता है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट था। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, जिनसे परिवर्तन हुआ है हमारे भारतीय समाज में। क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे पहला तो देखो, जब हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति का, यूरोपीय संस्कृति का, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, तो हमारे देश में क्या परिवर्तन आए हैं? सबसे पहला तो जाति प्रथा के महत्व में कमी। तो जब हमारे देश में औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, और यातायात के साधन, मतलब कि ट्रैवल के या फिर ट्रांसपोर्टेशन हम कहें कि ठीक तरीके से हुई हमारे देश में, यातायात के साधन है, संचार के साधन है, या फिर उद्योग स्थापित हुए हैं जिसमें सभी लोगों को साथ में काम करना होता है, तो ऐसी जगहों पर जाति के बंधनों का पालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जाति की प्रथा के जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको फॉलो कर पाना ऐसी सिचुएशन में मुश्किल है, क्योंकि अब आप जाते हैं बस में, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सभी के लिए है, तो इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता कि साइड में कौन सी जाति का व्यक्ति है, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से मतलब है। अतः हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा के महत्व में कमी आई है। किसके परिणाम स्वरूप? पाश्चात्य संस्कृति के परिणाम स्वरूप। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? जाति के महत्व में कमी। अब व्यक्ति का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी जाति, ठीक है, महत्व में कमी आई है। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर देखा जा सकता है धर्म के प्रभाव में कमी। धर्म के प्रभाव में कमी कैसे? देखो, आज भी बहुत धार्मिक लोग देखे जाते हैं, पर फिर भी रिचुअल्स का जो पालन होता है वो उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे पहले होता था। तो धर्म के प्रभाव में कमी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में सभी लोग काम करते हैं, सभी लोगों के पास जॉब है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले के जो संस्कार थे या जो पहले की धार्मिक क्रिया थी उन्हें एज इट इज़ फॉलो कर सके। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले का जो विवाह संस्कार होते थे वो 2-2, 3-3 दिन चलते थे, राइट। और आज के टाइम में क्या होता है, पंडित जी आते हैं, 2 घंटे में मुश्किल से विवाह वो पूरा करा देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो इससे क्या है, धर्म के प्रभाव में कमी देखी गई है। लोगों के पास मंदिर जाने का ज़्यादा अधिक समय नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हमारे भारत में ये परिवर्तन हुआ है समाज में कि धर्म के प्रभाव में कमी आई है। या फिर एक रीज़न इसका ये भी समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाद ज़्यादा है यहाँ पर, या व्यक्ति के गुणों को, तर्क वितर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से धर्म के प्रभाव में कमी आई है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखा जा सकता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया है भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप।
तो ये कैसे हुआ, देखो संयुक्त परिवारों का विघटन कैसे हो गया। अब जब औद्योगिकरण हुआ है भारत का, ठीक है, भारत में उद्योग स्थापित हुए हैं, तो उद्योग स्थापित होने से क्या, व्यक्ति काम की तलाश में गांव छोड़कर अपने घर परिवार से दूर आए हैं। जो व्यक्ति गांव में रहता है, अब जो उद्योग है ज़्यादातर वो कहाँ पर स्थापित है, नगरों में स्थापित हैं, ठीक है। तो इसी कारण गांव में क्या हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। मतलब लोग वहाँ से अपना घर छोड़कर नगरों में आकर रह रहे हैं। नगरों में आकर रहेंगे तो सीधी सी बात है, अपनी जॉइंट फैमिली से दूर उन्हें होना पड़ेगा। तो अगर वो नगरों में आकर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर होकर आते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। व्यक्ति काम की तलाश में, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति काम की तलाश में गांवों से दूर शहरों में आकर रह रहे हैं, जहां पर उद्योग स्थापित हैं, और जिसी कारण संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, मतलब टूट रहे हैं। ऑल राइट, 3 हमने देखी, क्या कारण है या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा आता है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहले की महिलाओं की एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, या फिर महिलाओं को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी हमारे समाज में। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, तो यहाँ पर पुरुषों को प्रधान माना गया है, पुरुषों की ही प्रधानता रही है। तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन कैसे आया है कि स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, ठीक है। दूसरा क्या रहा है, उनको बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। अब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, तो उन्होंने आंदोलन भी किए हैं, समाज का भाग बनी है वो पूर्ण तरीके से। अपनी स्थिति के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता आने पर उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। हमारे संविधान द्वारा भी जो स्त्रियां हैं उनको बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और इसी से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है। कई सारे कानून भी बनाए गए हैं जिसके कारण स्त्रियों की स्थितियां बदली हैं। 5th पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। अब विवाह के स्वरूप में कैसे परिवर्तन आया, देखो पहले आपको पता है कि एक विवाह थे, बहुविवाह भी थे, ज़्यादातर बहुविवाह होते थे पहले, पर अब जो है कानूनी रूप से एक विवाह का ही महत्व है। तो इसी कारण विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जहाँ बहुविवाह देखने को मिलते हैं वहाँ व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है, या ये गैर कानूनी भी माना गया है। तो विवाह का स्वरूप बदला है, स्वरूप परिवर्तित हुआ है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब आप ये शुद्ध हिंदी में बनाकर लिख सकते हो अगर आप इसको सही तरीके से समझते हो। मेन मैटर करती है ज़्यादा ये हेडिंग्स के अंदर अपनी लैंग्वेज में आप ठीक तरीके से लिख सकते हो। अपनी लैंग्वेज से मतलब ये मत करना कि व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख के आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक तरीके से एग्जाम को सॉल्व कर आना है पेपर को, ठीक है। फिर सभ्यता में परिवर्तन, हमारे यहाँ पर चेंजेस देखे गए हैं हर तरीके से। कैसे चेंजेस देखे गए हैं, रीति रिवाजों में परिवर्तन हुए हैं, रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आया है लोगों का, ठीक है। पहले साड़ी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आजकल लोगों के पहनावे में भी चेंज आया है। धोती कुर्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, नाउ हम सूट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सूट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो यही है कि सभ्यता में परिवर्तन है, रहन सहन के तरीके में परिवर्तन है, रीति रिवाजों में परिवर्तन है, इसी को सभ्यता में परिवर्तन कहा गया है। फिर आता है कि ललित कलाओं पर प्रभाव। कलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत आप लोगों ने सुना है क्या क्या प्ले होता था उसमें, वीणा, सितार, ठीक है। अब उसकी जगह पे रिप्लेस होकर क्या गए हैं, गिटार, ठीक है। और आप देख सकते हो कि डांस हमारे यहाँ पर, हमारा जो क्लासिकल डांस है कथक, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब उसकी जगह पर क्या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, हिप हॉप डांस आ गया है, बैले आ गया है। उसके अलावा कई अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स यहाँ पर देखे गए हैं। तो ललित कलाओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि पश्चिमी जो डांस फॉर्म्स हैं या फिर पश्चिमी जो म्यूज़िक है, ठीक है, पॉप म्यूज़िक, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। भारतीय समाज में ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के क्या प्रभाव हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये ही आपको लिख कर आने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ललित कलाओं का क्या मतलब है, यहाँ पर ही समझ लो, मतलब वो कलाएँ जो दिल को खुश कर देती हैं, ठीक है, हमारी हॉबीज़ हैं, उनमें चेंज आया काफ़ी। तो यहाँ पर अगर आपने इसको नोट्स में से भी देख लिया होगा तो इसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है बुक में, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि पाश्चात्य और भारतीय समाज की तुलनात्मक विवेचना हमको करनी है। मतलब भारतीय समाज के और पश्चिमी समाज में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये अंतर तो आप लोग अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो सोच कर बहुत इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन बनाकर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, पाश्चात्य समाज। अब जब हमने इतना कुछ दोनों समाजों के बारे में जान लिया है तो हम इनमें अंतर आराम से स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, अंतर लिखेंगे पाश्चात्य समाज का यहाँ पर और भारतीय समाज का यहाँ पर इस साइड पर, ठीक है। दोनों जगह पर अंतर हम देखेंगे। तो पाश्चात्य समाज का क्या है, देखो पाश्चात्य समाज में कई तरह की प्रथाएं जो हमारे भारतीय समाज में वो नहीं देखी जाती, ठीक है। और क्या हम समझ सकते हैं अंतर इसमें क्या हो सकता है, देखो पाश्चात्य समाज में खुलापन है, भारतीय समाज बंद प्रकृति का है। पाश्चात्य समाज में जाति प्रथा का महत्व नहीं है, भारतीय समाज में है। पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवाद है, जबकि भारतीय समाज में समूह अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाश्चात्य समाज में स्त्रियों की स्थिति कुछ और है, भारतीय समाज में कुछ और है। तो इन्हीं को यहाँ पर हम देखेंगे कि पाश्चात्य समाज में बंद खुली प्रकृति है, ठीक है। पाश्चात्य समाज में खुलापन है, मतलब सबके विचार बहुत संकीर्ण नहीं है। और भारतीय समाज में क्या है, संकीर्णता है या फिर बंद प्रकृति वाला समाज है, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, पाश्चात्य समाज में एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर एकाकी परिवारों का अधिक महत्व है, मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज का महत्व है यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर क्या है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, मतलब संयुक्त परिवारों का इम्पोर्टेंस है। थर्ड हमने जो पढ़ा था अभी कि यहाँ पर जाति प्रथा का महत्व नहीं है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवादी विचारधारा है और यहाँ पर धर्म का प्रभाव कम है। तो यही लिख लेते पहले कि पाश्चात्य समाज में क्या है, धर्म के प्रभाव में कमी है, धर्म के प्रभाव में कमी। और यहाँ पर प्रमुख आधार ही धर्म है भारतीय समाज का, ठीक है। तो प्रमुख आधार धर्म। और यहाँ पर और क्या है कि यहाँ पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है पाश्चात्य समाज का। और हमारे भारतीय समाज में क्या है, समूह अधिक महत्वपूर्ण है, सामूहिक भावना, ठीक है। सामूहिक भावना का महत्व, सब लोग साथ रहकर चलने में विश्वास रखते हैं, सामूहिक भावना का महत्व, ठीक है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। 5वां एक यहाँ पर हमारे यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ पर गतिशीलता है, पाश्चात्य समाज में गतिशीलता है, क्योंकि यहाँ पर तीव्र परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों के कारण गतिशीलता। और हमारे भारतीय समाज में परिवर्तनों की गति धीमी है, ठीक है। इस वजह से गतिशीलता धीमी है, परिवर्तनों की गति धीमी। तो एक लास्ट पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे पाश्चात्य समाज है, तो हमारे भारतीय समाज में आपको पता है कि कई सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, धर्म, कर्म, आश्रम व्यवस्था, ये सब देखी जाती हैं और इनका महत्व है, ठीक है। पर पाश्चात्य समाज में तो ये व्यवस्थाएं देखी ही नहीं जाती, यहाँ इनका महत्व नहीं है। राइटिंग मेरी बहुत बुरी आ रही है बोर्ड पर, ये मुझे भी पता है, because जल्दी जल्दी में देखो बोर्ड पर हाथ चलता नहीं है मेरा वैसे ही, तो थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है, ठीक है। इसका माइंड मत करना, आप लोग नोट्स में से देखकर इसको लिख सकते हो। तो यहाँ क्या इनके महत्व में, इनका महत्व नहीं है, ठीक है। तो
इस तरीके का डिफरेंस पाश्चात्य समाज और भारतीय समाज में हम लोग देख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के साथ ये यहाँ पर एंड हो जाता है इस चैप्टर का। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊँ या फिर अति लघु कुछ बताऊँ जो इसमें से आ सकते हैं और जिनके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, तो इनमें से क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊँ आपको कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आश्रम कौन सा माना गया है और सभी आश्रम कौन से आश्रम पर निर्भर करते हैं, तो बाकी सारे के सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है एक जगह पर क्वेश्चन कि अब आप मुझे पहले कमेंट में बताना कि रामायण के रचयिता कौन है और श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ठीक है, ये आप मुझे बताना। और एक क्वेश्चन, हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है कि हिंदू समाज में परम लक्ष्य क्या बताया गया है। जैसे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना, उनमें से सबसे लास्ट वाला और परम लक्ष्य हिंदू समाज में व्यक्ति के जीवन का क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट में आंसर कर बताएंगे। और श्री रामायण का और श्री रामचरितमानस का रचयिता का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अभी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के लिए आज हमने पहला चैप्टर बोला था, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। नोट्स इसके बाद आपको शाम तक अवेलेबल मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश वाली वीडियो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।